नमस्कार विद्यार्थियों। हम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सिंधु सभ्यता की कला के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सिंधु सभ्यता की मिट्टी से निर्मित बर्तनों की या मृत भांड कला के बारे में बात की। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु प्रदेश से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकांश मुद्राएं मिट्टी की या सोप स्टोन की हैं। इन मुद्राओं को बनाने की जो पद्धति है वो अधिकांश मुद्राएं हाथ से बनाई जाती थी, जो चाकू से काटकर या आरी से काटकर इनका निर्माण किया जाता था, क्योंकि उत्खनन में मुद्रा बनाने के या मुद्रा ढालने के सांचे या ठप्पे नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को चूँकि विद्वान अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए जब तक हम सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं करते, तब तक इन मुद्राओं के उपयोग के बारे में संशय बना रहेगा या इन मुद्राओं के उपयोग के बारे में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। शुरुआती दौर में अधिकांश विद्वान इन्हें ताबीज़ मानते थे, और इन्हें ताबीज़ मानने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इन मुद्राओं पर उत्कीर्ण लेख या चित्र इतने कम उभरे हुए थे या इतने कम गहरे थे कि इनकी छाप भली भांति नहीं पड़ती थी। इस आधार पर विद्वान मानते होंगे कि ये ताबीज़ हैं, मुहरें नहीं हैं। लेकिन लोथल की खुदाई के बाद में विद्वानों की ये मान्यता खंडित होने लगी, क्योंकि वहाँ पर मुद्राओं के साथ बहुसंख्यक छापें भी मिली। इस आधार पर विद्वान अब ये मानने लगे कि ये मुद्राएं मुहर थी और छाप के काम में या सील के रूप में इनका उपयोग किया जाता होगा। सैंधव मुद्राओं के पीछे कुछ घुंडियाँ भी मिली हैं, जिसके आधार पर विद्वान विचार व्यक्त करते हैं कि ये ताबीज़ नहीं हो सकते। अब हम सैंधव मुद्राओं की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो अधिकांश सैंधव मुद्राएं व्यापारिक नगरों से मिली है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल जो व्यापारिक नगर थे, वहाँ से अधिकांश मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के गांवों से ये बहुत कम संख्या में मिली है। रोपड़ में तो केवल एक ही मुद्रा मिली है। इसी तरह सुरकोटा में भी एक मुद्रा मिली है। कालीबंगा से 8 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं की या सैंधव मुद्राओं की एक अन्य विशेषता यह है कि इनके एक ओर तो कुछ अक्षर हैं और दूसरी ओर चिन्ह अथवा पशु की आकृतियां हैं। फिर जो मुद्राएं हैं वो अधिकांश सैलखड़ी पत्थर या कांचली मिट्टी की बनी मिलती हैं। हाँ, लोथल से कुछ तांबे की मुद्राएं उत्खनन में विद्वानों को या उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुई हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में कुछ वर्गाकार हैं, कुछ चतुर्भुज आकार की हैं, कुछ गोल आकार की हैं, कुछ बेलनाकार हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सैंधव स्थलों से विभिन्न आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का मानना है कि इन मुद्राओं से पार्सलों पर छाप लगाई जाती होगी। लोथल से एक छाप पर कपड़े के निशान मिले हैं। कुछ मुद्राएं सिंधु सभ्यता जो प्राप्त हुई हैं वो कलात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा जो प्राप्त हुई, जिसमें 2 सींगों वाला एक बैल दिखाया गया है। उस बैल की मुद्रा को हम देखने पे मालूम चलता है कि वो बहुत ही अच्छे से उसका अंकन किया गया, बहुत कुशलता से उसका अंकन किया गया है। उसके शरीर में गठीलापन है, उसमें गतिमानता है, और इस मुद्रा
के बाद में विद्वानों ने सैंधव लोगों की कलात्मकता की बड़ी तारीफ की है। इसके अलावा वहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र हमें मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो हैं वो हैं गाय, नीलगाय, बैल, भैंस, हाथी, बाघ आदि। इसके अलावा सैंधव सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनमें योगेश्वर शिव की मुद्रा जो मिट्टी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नागधारी योगेश्वर शंकर की जो मुद्रा मिली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों ने सैंधव धर्म में शैव उपासना के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। अन्य मुद्राओं में भी कुछ विस्तृत वर्णनकारी मुद्राएं मिली हैं, जैसे किसी मुद्रा में समारोह का चित्र है, तो किसी मुद्रा में पशु लड़ाई का है, तो किसी में कोई व्यक्ति ढोल बजा रहा है। इस तरह से जो सैंधव मुद्राएं मिली हैं वो बहुत ही कलात्मक हैं और सैंधव निवासियों के कला ज्ञान के बारे में अच्छे से बताती हैं। विद्वानों का मानना है कि कुछ मुद्राएं ताबीज़ भी हो सकती हैं और इन ताबीज़ों का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व रहा होगा, और कुछ मानते हैं कि ये सैंधव पशु जो मुद्राएं मिली हैं वो अंधविश्वास को भी बताती हैं। कुछ कहते हैं कि संभवतः ये ताबीज़ पहने जाते होंगे और व्यक्ति गले में डोरा डालकर इन ताबीज़ों को पहनता होगा, और वर्तमान में भी इस तरह से हिंदू धर्म में जो प्रथाएं हैं उनमें इस तरह के ताबीज़ पहने जाने के हमें खूब से प्रमाण मिलते हैं। तो इस आधार पर विद्वान मानते हैं कि शायद ये जो मोहरें हैं या जो मुद्रा हैं ये ताबीज़ के रूप में भी काम में आती होंगी। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी के ताबीज़ पर ढोल बजाए जाने का दृश्य है, और दूसरी ताबीज़ पर ढोल बजने के साथ साथ कुछ लोग वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। इस तरह से इन मुद्राओं के द्वारा हमें सैंधव समाज की विभिन्न गतिविधियों की, मान्यताओं की, अंधविश्वासों की, संस्कारों की जानकारी बहुत विस्तृत रूप से या अच्छे से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सिंधु प्रदेश के उत्खननों से प्राप्त हुई मिट्टी की मूर्तियों के बारे में। तो सिंधु प्रदेश से मिट्टी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो दो प्रकार या दो भागों में या दो वर्गों में हम उनको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो है धार्मिक महत्व वाली मूर्तियां, और दूसरा सामान्य महत्व वाली मिट्टी की मूर्तियां या मण मूर्तियां। धार्मिक महत्व वाली मिट्टी की जो मूर्तियां सैंधव सभ्यता से मिली हैं वो मातृदेवी की, देवताओं की, उपासिकाओं की, नर्तकियों की या पशु बलि इत्यादि की मूर्तियां हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। पर सैंधव प्रदेश से जो माँ देवी की मिट्टी की मूर्तियां हमें मिली हैं ये मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती हैं। लोथल से मातृदेवी की बहुत कम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन मातृदेवी की ये मूर्तियों को देखने से ये मालूम चलता है कि कला की दृष्टि से मूर्तियां ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि इनमें शारीरिक सौष्ठव जो है वो नहीं के बराबर है। उनके पैर सीधे डंडों के समान तने हुए हैं, उनमें उंगलियां तक नहीं बनाई गई हैं, आँख और स्तन जो हैं वो मिट्टी के पृथक टुकड़ों को लेकर चिपकाया गया है, और इन मूर्तियों के जो नितंब हैं वो बहुधा चौड़े हैं। आप देखेंगे कि ये मूर्तियाँ प्राय वस्त्रहीन हैं। कमर पर एकमात्र मेखला या पटका है और शीश पर कुल्हाड़ी की आकृति का कोई शिराभूष है। गले में हार भी कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से ये मूर्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। हाँ, इन मूर्तियों में कुछ दीपक जैसा
बने हुए हैं और जिनमें दलने से धुओं के निशान जो पड़ गए हैं, उनके आधार पर हम सिंधु सभ्यता में होने वाले धूप दीप पूजा या धार्मिक कर्मकांड के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक द्विमुख देवता की मिट्टी की मूर्ति मिली है और सिंधु प्रदेशों से अनेक मिट्टी से निर्मित लिंग और योनियों की योनियाँ मिली हैं जिनकी पूजा उस समय होती होगी। कुछ अन्य मूर्तियों को देखने से मालूम चलता है कि ये मूर्तियाँ या तो नर्तकियों की, देवदासियों की हैं या उपासिकाओं की हैं। कुछ अन्य जो मरण मूर्तियाँ मिली हैं वो पशु बलि को प्रदर्शित करती हैं, जिससे इन मूर्तियों का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। एक मरण मूर्ति मिली है जिसमें एक स्त्री को उसका पेट निकला हुआ दिखाया गया है, गर्भावस्था में उसको दिखाया गया है। इस आधार पर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में या सैंधव स्थलों पर मिट्टी की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये तो बात हुई धार्मिक मूर्तियों की। इसके अलावा सामान्य मूर्तियाँ भी सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थलों से या सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से मिली हैं। इन मूर्तियों में स्त्री पुरुष की मूर्ति हैं, पशु पक्षियों की मूर्ति हैं, खिलौने हैं जिनका निर्माण या तो कला प्रदर्शन के लिए किया गया है या बच्चों के खिलौने के रूप में किया गया है या घर को सजाने या अलंकरण के रूप में इनका निर्माण किया गया है। सिंधु सभ्यता से पुरुषों की भी जो मूर्तियाँ मिलती हैं, वो मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो प्राय नग्न अवस्था में हैं। लोथल से एक दाढ़ीदार पुरुष की मिट्टी की मूर्ति मिली है और इसी तरह मोहनजोदड़ो से भी पुरुष के आभूषण पहने हुए मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सींगधारी पुरुषों के मुखौटे मिले हैं जिनको देखने से लगता है कि उन्हें सांचे में ढालकर बनाया गया है। इसी तरह कालीबंगा से एक पुरुष का शीश मिला है जिसकी आँखें नुकीली हैं और जिसकी नाक नुकीली है और आँखें बादाम की जैसी हैं और इसमें गालों की जो हड्डियां हैं वो उभरी हुई दिखाई गई हैं। इसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ स्त्रियों के पेट फूले हुए मिले हैं जिनसे लगता है कि वो गर्भिणी स्त्रियां हैं और कहीं कहीं पर मृण मूर्तियों में या मिट्टी की मूर्तियों में स्त्रियों को, शिशुओं को स्तनपान करते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर शिशुओं की यथार्थ मूर्ति नहीं बनाकर मिट्टी का एक टुकड़ा स्त्रियों के वक्षस्थल पर लगाए हुए दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता से मिट्टी के बने हुए अनेक बैलों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी का एक सींग वाला बैल मिला है जिसकी कला की दृष्टि से उपाध्यायता को देखते हुए मार्शल महोदय ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। कालीबंगा से भी एक बैल की मूर्ति मिली है जो आक्रामक मुद्रा में है। इसी तरह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बैल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। चंदड़ों से भी बैल का खिलौना मिला है जिसमें गले में छेद है, शायद उस पे डोरी बांध के बच्चे उससे खेला करते होंगे। इसी तरह से सैंधव स्थलों से गैंडे के भी खिलौने मिले हैं। आलमगीरपुर से सांप और रीछ की मूर्तियाँ मिली हैं। चीनी मिट्टी से बनी हुई एक भेड़ की मूर्ति भी सैंधव उत्खनन से प्राप्त हुई है। इसी तरह से वहाँ पर अनेक खिलौने भी मिट्टी के बने हुए मिलते हैं जिनमें बतख के खिलौने मिले हैं। इस आधार पर विद्वान ये मानते हैं कि शायद बतख को भी सिंधु प्रदेश में पवित्र माना जाता होगा। मिट्टी के
अगर हम खिलौनों की बात करें तो चंदड़ों से एक हाथी का खिलौना मिला है, और इसी तरह मिट्टी के कुछ बंदर के खिलौने भी या बंदर की मूर्तियाँ भी सेंधु स्थलों से मिली हैं। चिकनी मिट्टी की बनी हुई गिलहरी की मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा सूअर, कबूतर, हंस, नाग, ऊँट, कुत्ता, बाघ, घड़ियाल आदि के खिलौने सेंधु उत्खनन से उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं। यदि हम इन मिट्टी की मूर्तियों को बनाने की टेक्निक की बात करें या तकनीकी की बात करें, तो यद्यपि सेंधव स्थलों से इन मूर्तियों को बनाने के सांचे नहीं मिले हैं, लेकिन इन मिट्टी की मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों को किसी सांचे में ढालकर या किसी सांचे की सहायता से बनाया जाता होगा। अधिकांश जो मूर्तियां हैं, ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं, वो हाथ से बनी हुई प्रतीत होती हैं। एक अलग बात इन मूर्तियों में देखने को मिलती है कि इसमें जो अंग हैं या जो अवयव हैं वो मिट्टी के टुकड़ों से जोड़कर बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उन मूर्तियों में हाथ बाद में जोड़ के लगाए हुए मालूम पड़ते हैं।